So guys, now let's have some discussion about true stress and true strain. मैंने आपको पहले ही बताया था इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन के समय कि असली वाली स्ट्रेस नहीं है ये, असली स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन को बोलते हैं। अगर हम ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन की बात कर रहे हैं तो मैंने पहले ही बताया इंजीनियरिंग स्ट्रेस को हम डिफाइन करते हैं इट इज लोड बटे ओरिजिनल एरिया, और ट्रू स्ट्रेस को हम डिफाइन करते हैं लोड बटे इंस्टेंटेनियस एरिया। इंस्टेंटेनियस मतलब जिस इंस्टेंट की स्ट्रेस थी उस इंस्टेंट का एरिया। अब अगर आप इस चीज को समझना चाहते हो तो आप ऐसे समझो कि जैसे फर्स्ट मंथ की फर्स्ट तारीख को आपके पापा आपके घर पे आप घर से आपके अकाउंट में पैसे डलवाते हैं, आप जहां भी बात पढ़ रहे हो जो भी कर रहे हो, और 10,000 रुपीज आपके अकाउंट में आ जाते हैं फर्स्ट डे। ओके, अब जो भी आपका खर्चा चलता है उसी से चल रहा है। पहले दिन आपके पास 10,000 रुपए है, अब मान लीजिए 10वें दिन आते हैं तो आपके पास 5,000 रुपए बचे। अब जब 10वें दिन बचे आपके पास 5,000, पर आप आज भी यही कंसीडर करके चलो कि मेरे पास 10,000 रुपए है, तो क्या सही है? बिल्कुल नहीं है। तो यही तो हो रहा है, मतलब जब लोड लग गया, हमें 10 सेकंड हो गए, 5 सेकंड हो गए, डिफॉर्मेशन चल रही है, पर खर्चा चल रहा है, और हम अभी भी ये मान के चल रहे हैं, क्या कि हमारे पास जो है, हम अभी भी ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास 10,000 रुपए है, मतलब ओरिजिनल एरिया है, क्योंकि एरिया ही तो लड़ रहा है ना लोड से। जब एरिया कम होगा तो ऑब्वियसली इसका इफेक्ट आना चाहिए। तो भाई अगर हम ट्रू स्ट्रेस वर्सेस ट्रू स्ट्रेन की बात करेंगे तो जैसे इंजीनियरिंग स्ट्रेस के लिए आपने बोला इंजीनियरिंग स्ट्रेन इधर चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, तो मैं बोलूंगा ट्रू स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ पर यूनिट बेसिकली इंस्टेंटेनियस लेंथ। जैसे मैंने आपसे कहा मेरे पास ये एक मेंबर है, दिस इज द मेंबर, ओके, आई एम मेकिंग अगेन, लेट अस से वी आर हैविंग अ मेंबर लाइक दिस, और ओरिजिनल इसका एरिया है ए नॉट, लेंथ है एल नॉट, और फोर्स लगा हुआ है P, ओके। और इस फोर्स के कारण माय डियर हुआ कि लेंथ बढ़ गई और एरिया कम हो गया। तो थोड़ी देर के बाद लेंथ बढ़ रही है, एरिया इज इंस्टेंटेनियस, लेंथ इज Li, ओके। सो माय डियर यही मैंने आपसे कहा कि अब मैं ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन की बात कर रहा हूं, तो ट्रू स्ट्रेस इज डिफाइंड एज बेसिकली लोड बटे इंस्टेंटेनियस एरिया। मैंने कहा एक काम करते हैं, इंस्टेंटेनियस एरिया तो वही बात आप नहीं निकाल पा रहे, तो फोर्स बटे ओरिजिनल एरिया इनटू ओरिजिनल एरिया बटे इंस्टेंटेनियस एरिया, ए नॉट से डिवाइड और ए नॉट से मल्टीप्लाई। अब हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा ट्रू इज इक्वल टू सिग्मा इंजीनियरिंग इनटू ए नॉट बाय ए आई। ओके गाइस, सो दिस इज द केस। तो ये ट्रू स्ट्रेस है सिग्मा इंजीनियरिंग इनटू ए नॉट बाय ए आई। अब मैंने आपसे कहा इसी मेंबर में अगर हम मान ले वॉल्यूम बिफोर वॉल्यूम आफ्टर, ऑब्वियसली आप सोच रहे होंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं ये हमारी असम्पशन है, क्योंकि सॉलिड मटेरियल्स में बहुत ज्यादा चेंज ऑफ वॉल्यूम नहीं देखे जाते इलास्टिक लिमिट तक, और उसके बाद भी अगर हम बात करते हैं, हालांकि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जीरो नहीं होती, मैंने पहले ही कहा, हम ऐसा अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये बराबर है वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन नहीं आ रही, अदरवाइज दे आर कमिंग, बट माय डियर विदाउट दीस असम्पशन वी कैन नॉट वर्क ऑन। जैसा मैंने कहा, अगर हम बिना इस असम्पशन के काम कर ही पाते तो ट्रू स्ट्रेस हमें पता ही नहीं लग जाती क्या है, फिर हम इंजीनियरिंग पढ़ ही पूरे होते, तो ऑब्वियसली वो फिजिबल नहीं है, तो नियर बाय वैल्यूज हमें मिल सकते हैं, उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। सो माय डियर इफ वॉल्यूम इनिशियल की अगर हम बात करें, क्योंकि सॉलिड बॉडी से बहुत ज्यादा डिफॉर्म जब नहीं होती है तो वॉल्यूम में बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि लेंथ बढ़ रही है तो डायमीटर कम भी हो रहा है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बहुत कम होती है, इसलिए वी आर इग्नोरिंग देम। तो मैं इसको लिख रहा हूं इनिशियली इट इज ए नॉट एल नॉट, इट इज ए आई एल आई। अब मैंने आपसे कहा इससे आप लिख सकते हो ए नॉट बाय ए आई इज इक्वल टू एल आई बाय एल नॉट, और एल आई मतलब कितना, एल नॉट प्लस सम डेल्टा ना डिवाइडेड बाय एल नॉट, इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस डेल्टा बाय एल नॉट इज इंजीनियरिंग स्ट्रेन। So my dear, A naught by AI can be written as 1 plus engineering strain. So my dear, true stress will become equals to engineering stress, and this is 1 plus engineering strain. एंड आप देख सकते हो ये प्लस इसलिए आया क्योंकि टेंशन था, कल को अगर कंप्रेशन हो जाएगा तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा। तो आप इस एक्सप्रेशन को देख के बता सकते हो कि ट्रू स्ट्रेस इज गोइंग टू बी मोर देन इंजीनियरिंग स्ट्रेस अगर टेंशन हो रहा है तो, और माय डियर ट्रू स्ट्रेस इज लेस देन इंजीनियरिंग स्ट्रेस अगर कंप्रेशन हो रहा है तो। समझ गए? एंड माय डियर द सिमिलर वेज व्हेन वी गो फॉर द ट्रू स्ट्रेन, तो माय डियर जैसे अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लेके उसकी छोटी सी स्ट्रेन देखूं, तो वो छोटी सी स्ट्रेन जो आती है ट्रू स्ट्रेन दैट कम्स आउट टू बी बेसिकली द इंटीग्रल ऑफ बेसिकली डेल्टा L upon Li, क्योंकि इंस्टेंटेनियस की बात चल रही है और इट इज गोइंग फ्रॉम जीरो, बेसिकली जो स्ट्रेन है अगर हम बात कर रहे हैं उसकी,
तो एल आई कहां से कहां जा रही है, एल नोट से मान लेते हैं एल आई तक जा रही है, तो अब इसको लिख सकते हो टोटल स्ट्रेन के लिए वी नीड टू इंटीग्रेट एंड माय डियर विल बी हैविंग टोटल ट्रू स्ट्रेन इज इक्वल्स टू दिस इज डेल्टा एल बाय एल आई dx by x, इट इज log एंड log एल आई जब लिमिट पुट करेंगे तो आपको मिलेगा log एल आई बाय एल नॉट and you know that Li by L naught is equals to 1 plus epsilon E, तो ट्रू स्ट्रेन आ जाएगा ln, it is 1 plus epsilon E, अगेन टेंशन के लिए प्लस, कंप्रेशन के लिए माइनस, these are the expressions for true strain। ये गेट 2012 में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं माय डियर, और ये सब चीजें आती रहती हैं पेपर में, बी रेडी फॉर दैट, बट दिस इज माय ड्यूटी टू मेक यू बेसिकली फुल प्रूफ फॉर एनी एग्जामिनेशन। जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको बहुत अच्छे से सीखिए, you will be full proof for any exam my dear, this is my promise to you then। अब हम देखते हैं माय डियर, अगर हम जैसे इंजीनियरिंग स्ट्रेस डायग्राम की बात कर रहे थे, एक बात मैं और यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा माय डियर कि अगर हम ट्रू स्ट्रेस की बात करते हैं तो जनरली इलास्टिक लिमिट के बाद की हम वेरिएशन देखते हैं, टेंशन होगा तो इससे ज्यादा आएगी, कंप्रेशन होगा तो इससे ज्यादा, मतलब ट्रू स्ट्रेस फॉर टेंशन, ट्रू स्ट्रेस फॉर कंप्रेशन, दिस इज इंजीनियरिंग स्ट्रेस, है ना। एंड माय डियर एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जनरली मैं एक इंटरव्यू क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया करता हूँ कि जब आप स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं, लोड डिफॉर्मेशन डायग्राम बनाते हैं, तो जैसे आपने लोडिंग को बढ़ाया 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 और बढ़ाया, यहाँ पे अचानक से लोडिंग हो गई कम, स्ट्रेस हो गई कम, मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे अचानक से कम हुई, फिर अचानक से कुछ देर तक स्टेबल रही, फिर अचानक से बढ़ी, फिर अचानक से कम हुई, ये मशीन को पता कैसे लगता है कि कब लोडिंग बढ़ानी है, कब लोडिंग कम करनी है, कब लोडिंग को सेम करना है। तो माय डियर ये डाउट मेरे को बहुत आता था जब मैं बीटेक कर रहा था दोस्तों में भी, कि भाई ये ऐसे मशीन को पता कैसे लगता है, हाउ डू मशीन नोस। और माय डियर बहुत सारे आप डिफरेंस आंसर देंगे, सर क्योंकि यहाँ यील्डिंग हो गई, क्योंकि यहाँ ये हो गई, भाई मशीन को कहाँ पता है कि कब यील्डिंग हो रही है, कब क्या हो रहा है। आपने कहा क्या पता सर, पता हो, अगर माय डियर मशीन को पता तो मशीन से पूछ लेते हैं, फिर टेस्टिंग कर क्यों रहे हैं, भाई टेस्ट किया जाता है प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करने के लिए। अब प्रॉपर्टी को फाइंड आउट जब आपको करना है, मशीन को पहले से प्रॉपर्टी पता है, अगर मशीन को पता है तो उससे डायरेक्टली ले लो, फिर टेस्ट करके अपना टाइम और पैसे क्यों खराब करने। और अगर मशीन को नहीं पता तो मशीन कैसे इस चीज पे डिसीजन लेती है। तो माय डियर the reason behind that is जब भी स्ट्रेस डायग्राम की बात करते हो तो जब ये लोडिंग होती है माय डियर, असली में जब ये स्ट्रेस डायग्राम या लोडिंग की बात हो रही होती है तो असली में मशीन बेसिकली लोड पे काम ही नहीं करती। मशीन का काम ये नहीं है कि लिया और लोड लगाना शुरू कर दिया, मशीन का टारगेट ही अलग होता है। मशीन का टारगेट होता है कांस्टेंट स्ट्रेन रेट देना, कांस्टेंट स्ट्रेन रेट मतलब कितने एमएम कितने सेकंड में, कितने एमएम कितने मिनट में, तो वो एक कांस्टेंट स्ट्रेन रेट देता है, इतने एमएम इतने मिनट में, इतने एमएम इतने सेकंड में, इस रेट से वो चलता है। अब ऐसे जब उसको करना है तो माय डियर देखो, जैसे मैंने सोच लिया कि मुझे 1 mm डिफॉर्म करना है 1 सेकंड में, अब मैं इस मटेरियल को खींचना शुरू करता हूं, मेरा टारगेट है 1 mm पर सेकंड, मैंने इसको खींचना शुरू किया, शुरू में मटेरियल का रेजिस्टेंस कम था, मैं कम फोर्स लगाऊंगा क्योंकि मेरा टारगेट तो 1 mm पर सेकंड है। अब मैं इस वजह से फोर्स लगा रहा था, थोड़े समय में हुआ ये माय डियर कि इसने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, पर मेरा टारगेट तो फिक्स है 1 mm पर सेकंड, इसने रेजिस्टेंस बढ़ाया मैं फोर्स बढ़ा दूंगा, इसने रेजिस्टेंस कम किया मैं फोर्स कम कर दूंगा। तो माय डियर मेरा टारगेट फोर्स बढ़ाना कम करना नहीं है, वो मैं मटेरियल के रेजिस्टेंस के हिसाब से ही करूंगा, बट माय डियर मेरा टारगेट है सेम डिफॉर्मेशन रेट पे काम करना। एंड दैट्स व्हाई माय डियर सच काइंड ऑफ डायग्राम कम इनटू पिक्चर। कंप्रेशन के लिए कम होगी ट्रू स्ट्रेस इंजीनियरिंग से, टेंशन के लिए ज्यादा होगी, रीजन आप समझ सकते हैं क्योंकि एरिया बढ़ता है कंप्रेशन में तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली एक्चुअल रेजिस्टेंस कम आती है। सो माय डियर दीस आर द बेसिक डिस्कशन रिगार्डिंग ट्रू स्ट्रेसिंग एंड स्ट्रेन्स। नाउ लेट अस सी सम अदर डिस्कशंस, और इस टॉपिक को जल्दी से कंप्लीट करके हम फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं आगे। So guys, now let's come to another stress strain diagram, that is basically stress strain diagram for various grades of steel। जब हम बहुत सारे ग्रेड्स ऑफ स्टील की बात कर रहे हैं माय डियर, वेरियस ग्रेड्स ऑफ स्टील में हम बेसिकली बात करेंगे लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील के बारे में। एंड माय डियर अगर हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर वेरियस ग्रेड्स ऑफ स्टील, तो माय डियर माइल्ड स्टील का डायग्राम आप ऑलरेडी देख चुके हो। माइल्ड स्टील का डायग्राम कुछ ऐसा आया था, है ना, दिस वाज लाइक दिस। एंड माय डियर दिस वाज फॉर माइल्ड स्टील। और आपको एक बात तो पता ही है कि ये वाली चीज जो है वो स्लोप कहलाती है, यंग्स मॉडुलस जो होती है। तो दिस tan थीटा इज बेसिकली यंग्स मॉडुलस। ओके, तो माय डियर ये तो है माइल्ड स्टील मतलब लो कार्बन स्टील के लिए। अब हम देखते हैं मीडियम कार्बन स्टील के लिए डायग्राम कैसा आता है। पर इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि यहाँ पर ये इसका अगर इलास्टिक पॉइंट था, इलास्टिक लिमिट था, तो इस रीजन को बोलते हैं इलास्टिक रीजन। एंड माय डियर ये वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं प्लास्टिक रीजन। और आपको अच्छे से पता है प्लास्टिक रीजन के 3 पार्ट होते हैं, दैट इज यील्डिंग, स्ट्रेन हार्डनिंग और स्ट्रेन सॉफ्टनिंग। ओके, सो दीस आर माय डियर द क्लासिफिकेशंस। नाउ माय डियर लेट अस गो फॉर मीडियम कार्बन स्टील। अब अगर मीडियम कार्बन स्टील की बात करें माय डियर, तो ये डायग्राम इसी को ऐसे एक्सटेंड होता है और फिर एक ऐसा डायग्राम आ जाता है, दिस इज वो मीडियम कार्बन स्टील।
मीडियम कार्बन स्टील माय डियर ये यील्डिंग बिल्डिंग शो नहीं करता क्योंकि वो थोड़ा सा ब्रिटल होता है, क्योंकि कार्बन कंटेंट बढ़ चुका होता है। आपको पता है लो कार्बन स्टील में 0.008% से लेकर 0.3% तक कार्बन होता है, फिर मीडियम कार्बन स्टील में 0.3 से 0.6% तक होता है। तो वटेवर जो भी कार्बन परसेंट बढ़ा है उसके कारण माय डियर ब्रिटलनेस बढ़ती है, और ब्रिटलनेस बढ़ने के कारण यील्डिंग नहीं होती, और यील्डिंग ना होकर सीधा अल्टीमेट पॉइंट आता है। इसलिए ऐसे मटेरियल यील्डिंग डिफाइन नहीं है। तो ऐसे पॉइंट्स के लिए माय डियर ये वाला जो रीजन है उसको हम डिफाइन कर रहे हैं इलास्टिक रीजन। This is elastic and very small plastic region. This is plastic region. This is medium carbon steel. Red one is for medium carbon steel. Now I am coming to the high carbon steel case. High carbon steel again goes straight and it is like this. So this region is basically showing elastic. This is showing plastic. You can see elastic region has been increased. प्लास्टिक रीजन हैज बीन रिड्यूस्ड, तो इसको बोलते हैं हाई कार्बन स्टील। यहां एक खास बात जो जानने वाली है उनमें से पहली बात यह है कि यंग्स मॉडुलस सभी ग्रेड्स ऑफ स्टील के लिए सेम है। यंग्स मॉडुलस इज सेम फॉर ऑल द ग्रेड्स ऑफ स्टील, दिस इज द फर्स्ट थिंग। यंग्स मॉडुलस इज सेम फॉर ऑल द ग्रेड्स ऑफ स्टील, दिस इज द फर्स्ट थिंग। माय डियर दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा आपको कि जो प्लास्टिक रीजन आपको दिख रहा है और इलास्टिक रीजन की अगर हम बात करें तो जो इलास्टिक रीजन है सबसे ज्यादा है हाई कार्बन स्टील के लिए, फिर है मीडियम कार्बन स्टील के लिए, फिर है लो कार्बन स्टील के लिए। एंड माय डियर जो प्लास्टिक रीजन है वो सबसे ज्यादा है माइल्ड स्टील के लिए, फिर है मीडियम कार्बन स्टील के लिए, और फिर है हाई कार्बन स्टील के लिए। अब प्रश्न ये इलास्टिक रीजन प्लास्टिक रीजन ये बताते क्या है? माय डियर इलास्टिक रीजन ये बताता है कि कौन सा मटेरियल ज्यादा इलास्टिक होगा। इलास्टिक रीजन बड़ा होना मतलब इलास्टिसिटी ज्यादा। तो आप देख रहे हो सबसे ज्यादा जो इलास्टिक रीजन, मैं जनरली अगर पूछता हूं ना कि लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील में किसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है, लोग आंसर करते हैं लो कार्बन स्टील। इट इज रॉन्ग माय डियर, इलास्टिसिटी इज मोर फॉर हाई कार्बन स्टील, इवन कास्ट आयरन may have more elasticity than high carbon steel. तो इलास्टिसिटी इज बेसिकली शोन बाय द इलास्टिक रीजन। तो इलास्टिक रीजन हाई कार्बन स्टील का ज्यादा है, तो हाई कार्बन स्टील ज्यादा इलास्टिक होगा, और माइल्ड स्टील या लो कार्बन स्टील कम इलास्टिक होगा। अब माय डियर हम बात करते हैं इसके बाद, अगर हम बात करेंगे किसकी, प्लास्टिक रीजन की। तो प्लास्टिक रीजन मींस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अब मैंने आपसे कहा सोचो मैंने इस बार को ऐसे, मेरा मन था इस रोड को वायर बनाने का। अब आप जानते हो डक्टिलिटी को ऐसे डिफाइन करते हैं कि रोड को वायर बनाने का प्रोसेस है डक्टिलिटी या प्रॉपर्टीज रोड से वायर बनाने की जो प्रॉपर्टी है उसको डक्टिलिटी बोलते हैं। मैंने पहले कहा ये डेफिनेशन बहुत ही वाहियात है, आपको ऐसे डिफाइन नहीं करना है। डक्टिलिटी का मतलब क्या है, रोड से वायर कब बनेगी, जब इस रोड पे आप टेंशन फोर्स लगाओ, ये रोड चुपचाप झेल जाए बिना फेल हुए, बिना फ्रैक्चर हुए, फेल तो होगी। और माय डियर जब मैं इस रोड को वायर बनाऊं तो ये वायर बनी रहे, कहने का मतलब ऐसा नहीं हो मैंने इस रोड पे फोर्स लगा के इसको वायर बना दिया और जब मैं वायर बना के गया खाना खा के आया तो फिर रोड बन गई, तो माय डियर क्या कोई फायदा होगा इसको वायर बनाने का? नहीं। ये होगा कब, इलास्टिसिटी अगर होगी। इलास्टिसिटी मटेरियल को, बॉडी को, उसकी साइज और शेप को रीगेन करने में हेल्प करती है ना। बट मैंने कहा कि डक्टिलिटी का क्या मतलब है, डक्टिलिटी मींस परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो डक्टिलिटी मींस कि जब मैंने इस बॉडी पे फोर्स लगाए, means ductile material, या ductility is the property by virtue of which a material can withstand tensile forces and because of which it can be converted into wires। ये है exact definition with application। तो माय डियर अब आपने इस रोड को जब वायर बनाया तो मैं चाहूंगा कि वो वायर फॉर्म में रहे भी, मतलब डिफॉर्मेशन जो मैं दूं वो परमानेंट हो, वो टेम्परेरी नहीं हो। एंड माय डियर अगर आप ऐसी बात कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है फॉर दैट वी शैल हैव मोर प्लास्टिक रीजन, जिसमें प्लास्टिक रीजन ज्यादा हो वो डक्टाइल ज्यादा होगा। तो प्लास्टिक रीजन किसका ज्यादा है, माइल्ड स्टील का। किसका कम है, हाई कार्बन स्टील का। तो डक्टिलिटी में यही ट्रेंड फॉलो होगा कि माइल्ड स्टील ज्यादा डक्टाइल है, हाई कार्बन स्टील कम। इलास्टिसिटी में यही ट्रेंड फॉलो होगा, हाई कार्बन स्टील ज्यादा इलास्टिक है और लो कार्बन स्टील कम। और हर मटेरियल में, सारे तरह के स्टील में जो ग्रेड है, सारे ग्रेड्स ऑफ स्टील है, उन सबका यंग्स मॉडुलस का बराबर होना माय डियर ये बता रहा है कि यंग्स मॉडुलस अगर बराबर है सारे ग्रेड्स ऑफ स्टील के लिए तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है माय डियर कि यंग्स मॉडुलस कहीं भी इलास्टिसिटी को डिफाइन नहीं करता, नहीं तो सब बराबर इलास्टिक होने चाहिए थे। तो माय डियर बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है क्योंकि नाम ही यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो कुछ टेस्ट सीरीज वाले क्या करते हैं, तीन मटेरियल के यंग्स मॉडुलस दे देते हैं, पूछते बताते हैं बताओ कौन ज्यादा इलास्टिक है। तो इलास्टिसिटी इज गिवन बाय द इलास्टिक रीजन। हाँ अगर आप ई की हेल्प से इलास्टिक रीजन बता पा रहे हो, क्योंकि आपको एक चीज समझनी चाहिए कि अप टू इलास्टिक रीजन ही इलास्टिक लिमिट, जो मतलब अप टू इलास्टिक लिमिट ही जो स्लोप होता है वो यंग्स मॉडुलस होता है। तो उस सेंस में आप जरूर आंसर कर सकते हो। अदरवाइज माय डियर इलास्टिक रीजन गिव्स अस इलास्टिसिटी
and plastic region gives us ductility. So this is how the things are defined. Now we are coming to the next diagram, that is stress strain diagram for generalized material. चलिए देखते हैं आगे. So guys, now we are going to see stress strain diagram for generalized material. जब मैं बोलता हूँ generalized material, generalized मतलब बिना नाम लिए किसी को जलील करना. क्यों बोल रहा हूँ वैसे बिना नाम लिए किसी को जलील करना? जस्ट किडिंग. जैसे भाई आपने देखा होगा कई बार हम कभी किसी को कुछ समझाना चाहते हैं और उसको ये भी नहीं चाहते कि उसको बुरा लगे, तो हम बोलते हैं देखो मैं ये तुम्हारे लिए नहीं कह रहा, जनरली बात कर रहा हूँ. और जैसे जनरली बोलते हैं हम उसको बोल देते हैं जो हम उसको बोलना चाहते हैं. इसी को बोलते हैं जनरलाइज, मतलब बिना नाम लिए जलील करना. ओके, तो मैं जनरलाइज मटेरियल की बात कर रहे हैं जब हम, तो इसका मतलब किसी मटेरियल का नाम तो नहीं लेंगे और उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन जरूर कर देंगे. बेसिकली ऐसा सोच सकते हो कि हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है मटेरियल से. ओके, दिस इज अ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम. और जब भी मैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बोल रहा हूँ इसका मतलब इंजीनियरिंग स्ट्रेस में इंजीनियरिंग स्ट्रेन ही होता है. तो मैं सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले एक बॉडी होती है जिसको बोलते हैं आइडियल सॉलिड. ओके, आइडियल सॉलिड. आइडियल सॉलिड मींस रिजिड बॉडी. अब रिजिड बॉडी की तो डेफिनेशन ही है जिनका डिफॉर्मेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए. और डिफॉर्मेशन जीरो मतलब स्ट्रेन जीरो, और स्ट्रेन जीरो मतलब एक्स जीरो. एक्स जीरो कौन सी एक्सिस पे होता है? वाई एक्सिस पे है ना. तो वाई एक्सिस एक्सिस बेसिकली जीरो. तो अगर आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाएंगे रिजिड बॉडी का तो कुछ ऐसा आएगा. दिस इज फॉर रिजिड बॉडी. सिमिलरली माय डियर एक होता है आइडियल फ्लूइड. वन इज आइडियल फ्लूइड. जब हम आइडियल फ्लूइड बोल रहे हैं माय डियर, तो आइडियल फ्लूइड बोला जाता है इनकंप्रेसिबल एंड इनविस्कस. इनकंप्रेसिबल का मतलब है डेंसिटी कांस्टेंट, इनविस्कस का मतलब विस्कोसिटी जीरो. एंड माय डियर इस तरह की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये आइडियल फ्लूइड्स के लिए होता है कि स्ट्रेस जीरो. स्ट्रेस जीरो मतलब वाई जीरो. वाई जीरो मतलब कौन सी एक्सिस? एक्स एक्सिस. सो आइडियल फ्लूइड के लिए जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आइडियल बनता है वो कुछ ऐसा बनता है. दिस इज फॉर आइडियल फ्लूइड. माय डियर मटेरियल होते हैं इलास्टिक. इलास्टिक होते हैं दो तरह के. इलास्टिक कौन से? जिसमें मतलब जो इलास्टिसिटी फॉलो करे. इलास्टिसिटी मतलब लोड हटाने पे अपनी साइज और शेप को रिगेन कर ले. ऐसे मटेरियल जो इलास्टिक मटेरियल वो दो तरह के होते हैं. एक होते हैं लीनियरली इलास्टिक, एक नॉन लीनियरली. लीनियरली वो जो उछलों को फॉलो करते हैं, नॉन लीनियरली वो जो उछलों को फॉलो नहीं करते. तो माय डियर लीनियर इलास्टिक मटेरियल्स आर लाइक दिस एंड नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल्स आर लाइक दिस. सो दिस इज लीनियरली इलास्टिक, this is non-linearly elastic. My dear, next material is going to be plastic material. Perfectly plastic. आपको याद होगा perfectly plastic behavior होता है जिसमें स्ट्रेस कांस्टेंट रहे पर स्ट्रेन बढ़ती चली जाए. तो उसी मटेरियल की बात कर रहा हूँ my dear. It is perfectly plastic behavior. It is perfectly plastic. Next is my dear, next material is elastoplastic. When we are talking about elastoplastic, it is elastic initially, then plastic. It is elastoplastic. Next my dear, elastoplastic with strain hardening. Elastoplastic कुछ से देर के लिए इलास्टो फिर प्लास्टिक, और प्लास्टिक ऐसे ही नहीं strain hardening के द्वारा मतलब रेजिस्टेंस को बढ़ाते हुए. So my dear, this kind of material can be shown like this. This is elasto, and if I make like this is elastoplastic, but I am making like this is elastoplastic with strain hardening. So elastoplastic with strain hardening. इसी तरीके से elastoplastic with strain softening भी बन सकता है. This is elastoplastic with strain hardening and strain softening like this. Okay. So these are the stress strain diagram for generalized material. बिना नाम लिए मैं बोल रहा हूँ, है ना. अब भाई यहाँ पर अगर बात करें नेक्स्ट इज स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम. स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर इंजीनियरिंग मटेरियल. माय डियर मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर इंजीनियरिंग मटेरियल. इंजीनियरिंग मटेरियल जब मैं बोल रहा हूँ तो माय डियर हम मटेरियल्स का नाम लेंगे बकायदा. भाई माइल्ड स्टील, भाई एल्यूमिनियम, भाई कॉपर, भाई कास्ट आयरन, है ना. नाम लेकर के बेइज्जती करना मतलब नाम लेकर के उसके बारे में बताना. तो माय डियर जब हम बात करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर इंजीनियरिंग मटेरियल तो हम मटेरियल्स का नाम लेंगे अब यहाँ पर. और यहाँ पर जब मैं डायग्राम बना रहा हूँ टू द स्केल नहीं है तो आप वैल्यूज कंपेयर मत कीजिएगा. अगर मैं जिससे बना रहा हूँ ये सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने के लिए बता रहा हूँ, वो बातें बस सीखनी है आपको इस डायग्राम से. अदरवाइज डिफरेंट डायग्राम के डिफरेंट स्केल वैल्यू हो सकती है, तो सारे डायग्राम अप टू द स्केल नहीं है, कुछ चीजें ऑब्वियस डायग्राम मेकिंग. तो जैसे मैंने आपसे कहा माइल्ड स्टील के लिए बनाना है, अभी भी देख रहा था
माइल्ड की स्ट्रेस डायग्राम अगर देखोगे तो ऐसा आता है रफ सा। एंड माय डियर आप देख सकते हो जो स्लोप होता है बहुत बड़ा होता है माइल्ड स्टील के लिए, ये लगभग 89 डिग्री के आसपास एंगल होता है, तो इसलिए यंग्स मॉडल में तो माइल्ड स्टील आपको पता है बहुत ज्यादा होता है, दैट इज अ वेरी बिग वैल्यू। इसके बाद माइल्ड स्टील के लिए हो गई स्ट्रेस डायग्राम, दिस इज माइल्ड स्टील स्ट्रेस डायग्राम। इसमें माय डियर बना रहे हैं किसके लिए, कास्ट आयरन के लिए। कास्ट आयरन के लिए जो स्ट्रेस डायग्राम आता है वो कुछ ऐसा आता है, कास्ट आयरन ज्यादा इलास्टिक है, इलास्टिक रीजन बड़ा होता है उसका, एंड माय डियर कास्ट आयरन का स्लोप जो है ना वो जरूर कम होता है माइल्ड स्टील से, दिस इज कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन के लिए आप लिखते हो कास्ट आयरन का यंग्स मॉडुलस इज माइल्ड स्टील बाय 2, दिस इज अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अब माय डियर अगला मटेरियल है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के लिए बनाओगे तो इसका और कम आएगा, दिस इज फॉर एल्युमिनियम and I will be showing you here E of aluminium is nearly equals to E of mild steel by 3. Next material I am going for the next material. This was basically for aluminium, and after aluminium now I am coming to the next material, that is wood. But for wood it is like this. हालांकि wood is not engineering material, engineering material है basically, but इसमें बहुत ज़्यादा हमें सारे grades हमें use नहीं करने होते, हम use करते हैं सिर्फ compound beam के समय, flexed beam जब बनाते हैं तो wood का use होता है। नेक्स्ट मटेरियल इज रबर। रबर की बात करें तो रबर के लिए कुछ इस तरीके का डायग्राम आता है। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है रबर और वुड। अब मटेरियल तो ना टेंशन टेस्ट के रिजल्ट, ऐसी कंप्रेशन टेस्ट के लिए कंक्रीट और कास्ट आयरन के रिजल्ट दिखा रहा हूं। कंक्रीट का डायग्राम कुछ ऐसा आता है, कास्ट आयरन के लिए कुछ ऐसा आता है। तो आप देख सकते हो टेंशन में जो कास्ट आयरन के लिए मैंने हाइट दिखाई है वो कम दिखाई है, कंप्रेशन में ज्यादा, क्योंकि माय डियर इंटेंशनली मैं कुछ बताना चाहता हूं आपको। माय डियर कास्ट आयरन का बिहेवियर जो कंप्रेशन में है वो बेटर है देन दैट ऑफ इंटेंशन। तो माय डियर अगर ऐसा है तो हमें सारे मटेरियल्स के बारे में थोड़ा सा कंपैरिजन सोचना होगा। तो देखा ही जाता है माय डियर जब भी हम सारे डक्टाइल मटेरियल्स की बात करते हैं तो डक्टाइल मटेरियल फेल होते हैं शियर में, और डक्टाइल मटेरियल्स क्योंकि यील्ड होते हैं तो देखा जाता है जो यील्ड स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन है वो हाईएस्ट होती है इनके लिए, फिर यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन और फिर यील्ड स्ट्रेंथ इन शियर। इसी तरीके से माइनर ब्रिटल मटेरियल फेल्स इन टेंशन, और देखा ये जाता है जो ब्रिटल मटेरियल्स है माय डियर ये ऑब्वियसली यील्ड नहीं होते तो इनके अल्टीमेट पॉइंट लेंगे, इट इज गिवन एज अल्टीमेट कंप्रेशन देन इट इज मोर देन अल्टीमेट शियर देन इट इज मोर देन अल्टीमेट टेंशन। तो ये बताना ही चाहता हूं माय डियर मटेरियल चाहे डक्टाइल हो या ब्रिटल, they are very good in compression. Okay, ductile are not good in shear, brittle are not good in tension, but they all are good in compression. इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप किसी मटेरियल को कंप्रेशन में रखोगे तो कभी फेल नहीं होगा। माय डियर अगर किसी इंसान को जिंदगी भर कोई बीमारी ना आए तो ऐसा नहीं कि वो भगवान को प्यारा नहीं, तो ऐसा नहीं कि वो नहीं मरता, वो भी मरता है, बट माय डियर वो अपनी मैक्सिमम एज जीने के बाद मरता है। तो वही बात है, अगर आप किसी मटेरियल में कंप्रेशन टेंशन और शियर नहीं आने दे रहे हो, इट डजंट मीन कि वो कभी फेल नहीं, वो होगा पर अपनी मैक्सिमम लाइफ जीने के बाद। दिस इज द डिफरेंस, और दिस वाज द इंफॉर्मेशन जो मैं इन डायग्राम से आपको शेयर करना चाहता था। और इसके साथ हमारे स्ट्रेस डायग्राम पूरे हो गए, बट अभी काफी चीजें बची है रिगार्डिंग प्रॉपर्टी टेस्टिंग, रिगार्डिंग प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टेस्टिंग को हम लास्ट में पढ़ने वाले हैं। तो भाई नेक्स्ट वी आर एंटरिंग इनटू द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो पहले प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे, अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी है, कुछ प्रॉपर्टी स्ट्रेस डायग्राम से एक्सप्लेन की जाती है, कुछ इसके बिना। वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दैट इन ग्रेट डिटेल। चलिए देखते हैं आगे।